नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए देखते हैं भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति और जानते हैं क्या थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस और क्या थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति। सामान्य तौर पर हम इन नीतियों को सीधी नहीं पढ़ते, जैसे कि हम हड़प नीति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम बैले-जली की सहायक संधि के बारे में पढ़ते हैं, हम लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से हम इन नीतियों को नहीं पढ़ते, क्योंकि ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जो मनोदशा थी, उनकी जो मेंटेलिटी थी, प्रशासनिक ढांचा था, उसे 3 भागों में बांटकर दर्शाने का प्रयास करती हैं ये 3 नीतियाँ। साथ ही हम चौथी नीति के बारे में भी पढ़ेंगे, जो 1935 से 1947 तक रही समान संघ की नीति। इस प्रकार से इस वीडियो में हम 4 नीतियों के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह का मटेरियल आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बंगाल से प्रारंभ होकर ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला, जबकि अंग्रेज़ों के भारत आगमन का उद्देश्य व्यापार करना था, न कि हम पर राज करना। परंतु भारतीय शासकों के राजनीतिक षड्यंत्रों व उनकी अस्थिर राजनीति के चलते अंग्रेज़ों को यह अवसर मिला। अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी भारतीय रियासतों को अपने प्रभुत्व में अंग्रेज़ों ने ले लिया। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के संपूर्ण ब्रिटिश काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, घेरे की नीति, इसे घेरा डालो नीति भी कहते हैं। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 टू 1813। इसके बाद अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 ईस्वी। इसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। और दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने 1935 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की ब्रिटिश नीति को समान संघ की नीति की संज्ञा दी है। इस प्रकार से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 4 प्रमुख नीतियों को। आइए देखते हैं पहली नीति, घेरा डालो नीति या रिंग फेंस नीति 1765 टू 1813। वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में उस नाजुक समय में पद संभाला जब ब्रिटिश मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली संयोग का सामना कर रहे थे। उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्ध में प्रतिबिंबित हुई। इस प्रकार घेरे की नीति में शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। वस्तुतः बैले-जली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी। यानी कि रिंग फेंस की नीति को हम एक प्रकार से सहायक संधि नीति ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शासकों को या फिर छोटे राज्यों को लालच देकर उन्हें कंपनी के अधीनस्थ लाना था। यहाँ पर उनका प्रशासन राजाओं के पास ही था। यहाँ पर अंग्रेज केवल उनके ऊपर अपनी नीतियों को लाद कर उनसे कर वसूल करते थे। बाकी वे किसी भी प्रकार से उन राजाओं की सहायता नहीं करते थे। उन्हें केवल ये डर दिखाते थे कि भाई तुम पर ये बड़ा वाला राजा आक्रमण करने वाला है, इससे तुम्हें सिर्फ हम बचा सकते हैं। तुम हमारी बात मान लो, हमारी ये 5 शर्तें मान लो और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन कौन सी शर्त? पहला, एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी कि एक राजदूत तुम्हारे पास रहेगा, जो तुम्हारी सभी नीतियों का निर्माण करेगा और तुम्हें समझाएगा कि कैसे उससे बचना है। और दूसरा, तुम हमारी मर्जी के बगैर किसी दूसरे राजा से संधि या फिर बातचीत नहीं करोगे। तीसरा, तुम किसी भी यूरोपीय को अपने यहाँ नौकर नहीं रखोगे, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि टीपू सुल्तान जैसे और फिर जो रणजीत सिंह हुए, राजा रणजीत सिंह,
वे लोग फ्रांसीसियों से अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाते थे, जिसके कारण वे बहुत मजबूत हो चुके थे। तो उन्होंने यहाँ पर ये दाव खेला। और फिर चौथा, तुम अपना एक भूभाग हमें दोगे ताकि उसका जो कर रहेगा उस कर के जरिए हम उस सेना का भरण पोषण कर सके, जो एक रेजिमेंट हम तुम्हें देने वाले हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। भैया, हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। इस तरह से कहते थे। और होता क्या था, राज्यों के पास न तो उनकी कोई विदेश नीति बसती थी और ना ही कोई किसी प्रकार की उनकी स्वतंत्रता रह जाती थी। वे केवल कठपुतली बनकर रह जाते थे। यही रिंग फेंस की नीति कही गई और इसे ही हम दूसरे रूप में इसे हम क्या कहते हैं, दूसरे रूप में हम इसे कहते हैं सहायक संधि। कंपनी की इस नीति का आधार हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था। इस नीति का निर्माता वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस दौरान कंपनी की नीति अन्य देशी रियासतों से संबंध बढ़ाकर इन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में रखने की थी। इलाहाबाद की संधि से नीति की शुरुआत होती है। इस नीति में अंग्रेजों ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि देखते हैं। इसमें अपराध को सीमावर्ती राज्य बफर स्टेट के रूप में मान्यता मिली। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा को अधिक महत्व देते हुए अवध को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया, ताकि मराठों व अफगानों से स्वयं की रक्षा कर सकें। रिंग फेंस के काल में कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से संबंध बराबरी पर आधारित होते थे। कंपनी देशी रियासतों से होने वाली संधियों में सर्वोच्च शक्ति होने का दावा नहीं करती थी। संधियों में दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाने का भी प्रावधान किया गया था और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का विश्वास दिलाया जाता था। हालांकि इस हस्तक्षेप की नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। जहां कंपनी को आवश्यकता होती थी, तत्कालीन गवर्नर के माध्यम से कंपनी देशी राज्यों में हस्तक्षेप कर देती थी। कहने का ये मतलब है कि इस नीति के जरिए, क्योंकि अभी इस समय अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए थे, अभी ही प्लासी और बक्सर की युद्ध जीतकर उनके पास बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांत आए थे। उनके पास अभी भी मराठा और सिख जैसी बड़ी शक्तियाँ सामने थी, इसलिए वे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहते थे। इसलिए जिससे भी संधि करते थे तो ना तो वे नुकसान सहते थे और ना ही सामने वाले का नुकसान होने देते थे। इसलिए राजा इनकी संधियों में फंसते चले जाते थे। इन्होंने अवध के साथ इसलिए उदारता दिखाई क्योंकि अगर वे अवध के साथ उदारता नहीं दिखाते तो हो सकता था कि अवध या तो अफगानों से मिलकर, मराठों से मिलकर या सिखों से मिलकर इनके ऊपर आक्रमण कर देता, क्योंकि तीनों के बीच में अवध बसा हुआ था। इसीलिए इन्होंने अवध के साथ उदारता दिखाई और उसे बनाए रखा अपने साथ। आगे देखें तो फिर इन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे राज्य थे जिनके ऊपर कोई माई बाप नहीं था, जिनको बचाने कोई आने वाला नहीं था और राजा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, तो वहाँ पर इन्होंने हस्तक्षेप किया क्योंकि इन्हें पता था इनके ऊपर हम कुछ भी करें कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं। लॉर्ड बैलेजली की सहायक संधि भी इसी का विस्तार थी। इसमें साम्राज्य विस्तार के स्थान पर सुरक्षात्मक कदमों को महत्व दिया। इसी कारण से भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से निर्भर कर दिया। लॉर्ड बैलेजली इस संधि का आविष्कारक नहीं था। इसका प्रथम प्रयोग डुप्ले द्वारा किया गया था। यद्यपि इसका व्यापक प्रयोग लॉर्ड बैलेजली द्वारा किया गया, इसलिए हम मानते हैं कि बैलेजली ने ही सहायक संधि प्रारंभ किया था। हालांकि डुप्ले पहले ही इस तरह की संधि के जरिए हाथ साफ करने की कोशिश कर चुका था। 1798 में लॉर्ड बैलेजली जनरल बनकर आया। उसने अनुभव किया कि कंपनी सरकार की भारतीय रियासत में हस्तक्षेप न करने की नीति सही नहीं है। देश में उस समय कोई एक शक्तिशाली रियासत नहीं थी। बैलेजली ने निष्पक्ष निर्णय किया कि ऐसे समय में कंपनी को देश में एक प्रभुत्व शक्तिशाली बनना चाहिए। इसी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बैलेजली ने देशी रियासतों के साथ संबंध कायम करने हेतु सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। दोस्तों, इससे पहले इसके बाद में एक जॉर्ज बॉर्लो नाम का गवर्नर आया। वह ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने पूरी तरह से हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था।
बहुत कम गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, बाकी सभी हस्तक्षेप करने में विश्वास करते थे। यहाँ पर हम सहायक संधि की मुख्य शर्तें जानते हैं। पहला, संधि करने वाले राजा को अपने यहाँ अंग्रेज सेना की एक स्थायी अंग्रेज सेना रखनी होगी जिसका खर्च राजा स्वयं वहन करेगा। दूसरा, राजधानी में एक रेजिमेंट रखना होगा। तीसरा, कंपनी के सैनिकों के खर्च का भार स्वयं उस राजा को ही वहन करना होगा। इसके लिए उसे अपनी भूमि का एक भाग कंपनी के सुपुर्द करना पड़ता था। वह भाग इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी आय से कंपनी उस सेना का खर्च निकाल सके जो उसके यहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए है। चौथा, उस समय के उस राज्य के वह संबंधों यानी विदेश नीति पर कंपनी की सरकार का नियंत्रण होगा। पांचवा, यदि संरक्षित राज्यों में आपस में कोई विवाद उठ खड़ा होगा तो उसके निपटारे के लिए कंपनी की सरकार पंच का काम करेगी। और छठवां, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने यहाँ सेवा में नहीं रखेंगे। सातवां, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के बारे में देखते हैं। हैदराबाद 1798 में भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम बना। इसके बाद 1799 में मैसूर, अक्टूबर 1799 में तंजौर, नवंबर 1801 में अवध, दिसंबर 1802 में पेशवा, दिसंबर 1803 में बराठ के भोसले, फरवरी 1804 में सिंधिया। जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर जैसी रियासतों ने आगे चलकर सहायक संधि को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सुरक्षित एवं स्वतंत्र देशी रियासतों की आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गई। इस प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी सरकार की हस्तक्षेप की नीति को आंशिक रूप से त्याग कर कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। इस प्रकार से हमने जाना घेरा डालो की नीति या फिर घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति, जिसे हम सामान्य रूप में जानते हैं सहायक संधि के रूप में। अब हम यहाँ पर देखेंगे अधीनस्थ पृथक्करण की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ सॉवर्डिनेट आइसोलेशन, यानी कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 तक जो चलती रही। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया। उसने रिंग फेंस की नीति या फिर घेरे की नीति को त्याग कर भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1813 तक कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और इन्हें अब सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति अपनाते हुए भारत में अंग्रेजी शासन की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। यह देशी रियासतों को अधीन करने की ऐसी नीति थी जिसमें आंतरिक शासन स्वयं रियासतों को करना था, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। सरकार रियासत के प्रशासन से खुद को अलग रखती थी। हालांकि हेस्टिंग्स के पश्चात के गवर्नरों द्वारा इस अलगाव की नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। बैटिंग ने आरंभ में अलगाव की नीति का पालन किया, लेकिन जहां हैदराबाद, जयपुर, भोपाल आदि रियासतों के आंतरिक विरोधों में कोई रुचि नहीं ली, वहीं बाद में मैसूर, कुर्ग, आसाम के जेठिया, कचार, कर्नूल आदि में हस्तक्षेप भी किया और अपने अधीन भी किया। इस काल में की गई संधियों का स्वरूप इस प्रकार था कि भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ की तरह व्यवहार किया जाता था। इसी प्रकार रियासतों में स्थापित ब्रिटिश रेजिडेंटों का व्यवहार भी निरंकुश और हस्तक्षेप युक्त हो चुका था। यह भारतीय रियासतों के अधीनस्थ स्वरूप को स्पष्ट करता था। इसी नीति का विकास आगे चलकर विलय की नीति 1834 में होता है, जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर अनुमति आवश्यक कर दी जाती है। इसका चरम विकास डलहौजी की राज्य हड़प नीति में होता है, जब ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीय रियासतों के विलय पर जोर दिया जाता है। डलहौजी 1848 में भारत में आया गवर्नर जनरल के रूप में और 1856 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में देशी राज्यों को साम्राज्याधीन करने की नीति को अपनाया। इसके जरिए उसने प्रत्येक उपयोगी अवसर और तरीके का लाभ उठाया।
उसने व्यवकत के सिद्धांत को लागू किया। उसने अलग अलग प्रकारों से राज्य को हड़पने या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, जैसे कि युद्ध के जरिए, गोद निषेध के जरिए, पेंशन बंद करके और कुशासन का आरोप लगाकर। इस प्रकार से उसने 4 तरह से अपनी हड़प नीति का आगे जाकर इस्तेमाल किया। अब जानते हैं व्यवकत का सिद्धांत। जब हम डलहौजी की बात कर रहे हैं तो उसके व्यवकत के सिद्धांत या फिर हड़प नीति के बारे में जानते हैं। इसके अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकार के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर, संभलपुर, बुंदेलखंड, ओडिशा, 1850 में बाघात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को मिला लिया। अवध रियासत को कुप्रबंध के आधार पर 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के द्वारा 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। गोद निषेध की नीति द्वारा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, झांसी आदि को मिलाया गया। युद्धों के द्वारा पंजाब, सिक्किम, बर्मा को मिलाया गया और बकाया यानी कि कर्ज बकाया के नाम पर बरार को मिलाया गया और कुशासन के आरोप पर अवध को मिलाया गया। इस प्रकार से आप 5 तरह की यहाँ पर नीतियाँ देख सकते हैं। इनकी हड़प नीति के अंतर्गत मैं 4 बता रहा था, यहाँ पर 5 है। पहली है युद्ध के द्वारा, दूसरी है गोद निषेध की नीति और तीसरी है बकाया या फिर और चौथी है कुशासन के द्वारा और 5वीं है पेंशन के जरिए। पेंशन बंद करके उन्होंने जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिसके फलस्वरूप नाना साहब ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह में भाग लिया था। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी अधीनस्थ राज्य। इस श्रेणी में वे राज्य थे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए और ये राज्य पूर्णतः कंपनी पर ही आश्रित थे। इन राज्यों के शासकों को निसंतान होने पर अपने उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु के बाद राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, जैसे झांसी, जैतपुर और संभलपुर को मिलाया। इसके बाद द्वितीय श्रेणी जो कि आश्रित राज्य थे। इन श्रेणी में वे राज्य थे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए थे, परंतु ये कंपनी के अधीन नहीं, केवल वहाँ सुरक्षा हेतु कंपनी पर आश्रित थे। पहली श्रेणी से इतर इन्हें उत्तराधिकार को गोद लेने की छूट थी, परंतु पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी थी, जैसे अवध, ग्वालियर, नागपुर। नागपुर के साथ भैया इतना बड़ा खेला हुआ कि नागपुर के जब पेशवा थे उन्हें पता चला कि हमारे बच्चे तो है नहीं है तो हमें गोद लेना है और वे बुजुर्ग भी हो चुके थे, तो उन्होंने लिखा लेटर डलहौजी को। तो डलहौजी ने भैया इतना चालाक था कि इसने तब तक लेटर का जवाब नहीं दिया जब तक पेशवा मर ना गया और जब पेशवा चले गए तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास तो लेटर आया ही नहीं, और फिर इन्होंने नागपुर को मिला लिया। तृतीय श्रेणी जो स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में देखते हैं। इस श्रेणी के राज्य को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, जैसे जयपुर, उदयपुर, सतारा। इन सभी में से सतारा, झांसी, अवध और नागपुर महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इन्हें कैसे मिलाया डलहौजी ने। सतारा इस नीति से प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य बना। यहाँ के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था, अतः उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता देने का आग्रह किया, परंतु डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1848 में सतारा के अंतिम शासक के मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज्य में इसे मिला लिया गया। इसके बाद झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका मनु था। इनकी संतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था।
1853 में इनके पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के उपरांत अंग्रेजों ने आक्रमण कर झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश शुरू कर दी। इसका सामना रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया, परंतु अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और वर्ष 1853 में झांसी को अधिग्रहित कर लिया गया। अवध के बारे में जानते हैं। 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली था। अंग्रेजों ने इसके बेटे को देश निकाला दे दिया और फिर बाद में कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। नागपुर यहाँ के शासक राघोजी ने भी पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र की मान्यता के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया, परंतु उनकी मृत्यु तक कंपनी ने इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया। उनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया और राज्य को अपनी अधीनस्थता में ले लिया, जबकि यहाँ पर पत्र लिखने के बाद अनुमति देने का प्रावधान खुद अंग्रेजों ने ही बनाया था और इसके खिलाफ खुद डलहौजी ही पहुंच गए। अब देखते हैं तीसरी नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, 1858 से 1935 तक। 1857 के बाद की ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति की बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने की 1857 के बाद की ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है। इसमें सरकार ने देशी रियासतों को अलग अलग करने के बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने की योजना बनाई। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अब अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं ताकि वे आवश्यकता होने पर काम आ सके। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने के अधिकार लौटा दिए गए। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। सन 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया तथा लॉर्ड लिटन ने महारानी को भारत की साम्राज्ञी यानी महारानी घोषित कर दिया। ब्रिटिश की सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया तथा इस तरह से भारतीय रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई। यानी कि रानी को भारत की महारानी घोषित करने के साथ ही सीधे तौर पर जो राजा अपने आप को स्वतंत्र कह रहे थे वे खुद भी महारानी के अधीन हो गए। इस तरह से अब उन्हें लूटना या फिर उन्हें जबरदस्ती विलय करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं था। इस काल में अधीनस्थता के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक, तार, सड़कें, प्रेस तथा शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। लेकिन देशी राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन चलाने और जनकल्याण के स्थान पर विलासितापूर्ण जीवन अपनाया और जनता के साथ कठोर व्यवहार करने लगे। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश शासन ने कुप्रशासन, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे मामलों के जरिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की प्रथा के रूप में बदल गया। ब्रिटिश रेजिडेंट पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे और राज्यों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जैसे कि अब वह कुप्रशासन के आरोप में शासकों को हटा सकते थे, शासक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते थे, उत्तराधिकार कर कानूनों में शासन का हस्तक्षेप, सिक्के चलाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। कर्जन के शासन काल में यह हस्तक्षेप चरम पर था। जहां नरेशों को संरक्षण की गारंटी देकर अपना आज्ञाकारी बनाया, वही दमनकारी शासकों के विरुद्ध जनता के कल्याण के पोषक के रूप में छवि बनाई। लॉर्ड मिंटो के समय संबंधों में एक नया मोड़ आया। उसने महसूस किया कि बंगाल के बाद राष्ट्रवादी ताकतों का मुकाबला देशी नरेश ही कर सकते हैं। अतः देशी नरेशों को पुनः अंग्रेजी सरकार के पक्ष में लाने की नीति अपनाई और इस प्रकार से हस्तक्षेप की एक नई नीति का आरंभ हुआ। हस्तक्षेप की
इस प्रकार से हमने यह जाना कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे साथ दिमाग की खेली और हम बस खेलते रह गए। उन्होंने नरेशों को बेवकूफ़ बनाया और ये बेवकूफ़ बनते रहे। उन्होंने कहा कि भैया आप महान हो, आप बहुत अच्छे राजा हो, जो करना है कर लो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले। और ये बस अपनी विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीते रहे। इन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि ये गुलाम हैं। अब हम देखते हैं समान संघ की नीति, जो कि चौथी नीति है, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 टू 1947। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में भारतीय राज्यों को एक संघ की भांति बनाने की बात की गई। यद्यपि ऐसा नहीं हुआ और संघ अस्तित्व में नहीं आया। क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। अब हम थोड़ा सब समाप्त हो चुका है, तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने घेरा डालो या फिर रिंग फेंस की नीति के बारे में पढ़ा। वो क्या थी? वो एक प्रकार से जो बैलेजली की सहायक संधि थी उसी का प्रतिरूप थी। हालांकि बैलेजली से पहले डुप्ले भी सहायक संधि जैसे कारनामे कर चुका था, लेकिन बैलेजली ने इसे बड़े पैमाने में किया, इसलिए हम बैलेजली के नाम से ही सहायक संधि को जानते हैं। तो कुल मिलाकर जो घेरे डालो की नीति थी उसका उद्देश्य था सहायक संधि करना और बफर स्टेट के रूप में राज्यों को बनाना, अपने संरक्षक के रूप में, ताकि वक्त आने पर हम उन्हें काम ले सकें। क्योंकि इस समय पर ब्रिटिश साम्राज्य ज़्यादा मजबूत नहीं था। जब वह मजबूत हो गया तो उसने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई, यानी कि सीधे जाओ मार के लाओ वाली नीति अपनाई। इसके बाद उन्होंने अपनाई, फिर इसके बाद डलहौजी आया, उसने व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया। उससे 5 तरीकों से लोगों को अपने अंदर मिलाया। पहला, उसने गोद निषेध नीति लाई, यानी कि बच्चा आप गोद नहीं ले सकते। दूसरा, युद्ध करके उसने हराया और जीता। तीसरा, कुप्रशासन का आरोप लगाकर कि भैया तुमसे नहीं संभलेगा, हमें दे दो। और फिर पेंशन बंद कर दी कि भैया ज़्यादा मत खाओ, मर जाओ, तुम्हारा राज्य हमारा है। और पाँचवा, कर्ज वसूली के आधार पर, बकाया वसूली के आधार पर, इनको पैसे दिए थे, इन्होंने दिए नहीं तो अभी हमारे हुए, ऐसी वाली बातें इन्होंने की। फिर इसके बाद में अधीनस्थ संघ की नीति आती है, जो 1858 से 1935 तक चलती है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि अब हम किसी भी राज्य को अपने अंतर्गत नहीं मिलाएंगे, बल्कि महारानी तो खुद ही महारानी है, पूरा भारत उनका है, तो क्या मतलब फिर इनको ज़बरदस्ती इनसे युद्ध लड़ने का, जब ये हमारे ही हैं तो कर दे दो और खुश रहो। फिर इसके बाद इन्होंने समान संघ की नीति 1935 से 1947 तक अपनाई, जिसे पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन कहते हैं। ये समझ चुके थे कि अब राष्ट्रवाद बहुत बड़ा हो चुका है, अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, इसलिए अब इन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। इसीलिए ये समय समय पर संवैधानिक सुधारों की बात करते रहे, ये समय समय पर नए नए अधिनियम पारित करते रहे, ताकि हमारा ध्यान भटकता रहे। लेकिन जब हम नहीं माने तो 1947 में इन्हें आज़ादी देनी ही पड़ी। आज़ादी देनी ही नहीं पड़ी क्योंकि आज़ादी इनसे हमने छीन ली। अगर देते नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह से मुँह लाल करके यहाँ से भागना पड़ता। अब देखते हैं बैलेजली की सहायक संधि। यहाँ पर आपको देखना है कि सहायक संधि में 6 बिंदु है। अगर सहायक संधि 3-4 नंबर में पूछ ली जाए तो इस तरह से आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में हड़प नीति के बारे में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पॉइंट है। और फिर घेरे डालो की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, समान संघ की नीति, ये सब हम समझ चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अगर आपका समय नष्ट हुआ हो तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरह की जानकारी हमसे चाहते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दिन में कम से कम एक बार खुद से बातें ज़रूर करें, वरना आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। हर ग्रंथ यही कहता है।
भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, स्वयं को नहीं जाने तो क्या जाने, स्वयं पर नियंत्रण नहीं तो क्या नियंत्रण। सारा संसार जीत लिया, खुद को न जीत सके। आज ही शुरू कीजिए अपने आप को समझना, अपने आप पर विजय पाना। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।